पिछले 2 महीनों में कई बार म्यांमार की तरफ से बांग्लादेश के अंदर मॉर्टर शेल्स फेंके गए हैं और इनके फाइटर जेट्स ने भी कई बार बांग्लादेश की एयर स्पेस के अंदर घुसपैठ की कोशिश की है। म्यांमार ने इस पे ये एक्सप्लेनेशन दी है कि हम बांग्लादेश को नहीं बल्कि अराकान आर्मी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स असल में म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर के पास हैं। तो जब हम उन पे हजारों मॉर्टर शेल्स मार रहे होते हैं तो उनमें से कुछ इधर उधर हो जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ गिर जाते हैं, बट बांग्लादेश रिजेक्टेड देयर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ऐसे वाकयात 2-3 मरतबा हुए लेकिन फिर रुक गए अचानक से। अब ये रुके क्यों हैं, इसका रीज़न मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि ये जो 2-3 मरतबा उन्होंने प्रोवोकेशंस की हैं म्यांमार वालों ने, लेकिन फिर अचानक से स्टॉप क्यों हो गई हैं। जब ये सारी टेंशन स्टार्ट हुई ना, तो बांग्लादेश म्यांमार के एम्बेसडर को बुला के प्रोटेस्ट कर रहा होता था। कई बार उन्होंने किया, लेकिन इसका कोई असर मिलिट्री जनता के ऊपर हो ही नहीं रहा था। अलबत्ता इसके बाद बांग्लादेश ने चाइना के सामने प्रोटेस्ट किया है कि आप म्यांमार को रोकें वरना हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आर्मी ने एक वार्निंग इशू की थी कि दिस इज़ द लिमिट और अब हम जवाब देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ बयान दिया था बांग्लादेश की आर्मी में। ये असल में वो टाइम था जब बांग्लादेश की और चाइना के बीच में यूँ समझें कि आप किसी न किसी लेवल पर इस मामले में बातचीत चल रही थी और बांग्लादेश ने कहा था चाइना को कि अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो रीजन की सिक्योरिटी मुतासर होगी, आपके BRI के ऊपर भी असर पड़ सकता है। असल में बांग्लादेश की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनके चाइना की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े ही ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। उन्होंने ये मैसेज डिलीवर किया था, ये डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं गया था, ये मिलिट्री लेवल पर गया था। इसके बाद फिर ये हुआ कि म्यांमार की कार्रवाइयाँ एकदम से बंद हुई हैं, बल्कि बांग्लादेश के साथ जो म्यांमार का बॉर्डर है, यहाँ से ही मिलिट्री जनता ने अपनी कार्रवाइयाँ कम कर दी हैं। उधर अराकान आर्मी को भी चाइना की तरफ से शटअप कॉल गई है कि इधर आप गड़बड़ ना करें, बांग्लादेश के बॉर्डर के एरिया से दूर रहें। तो चाइना की मुदाखलत पे ये कार्रवाइयाँ बेसिकली बंद हुई हैं। रेफरेंस यहाँ पर कोट करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि देखें गोदी मीडिया के अंदर भी तो बहुत सारे लोग बीच में मैं सुन रहा था, इंडिया के कुछ एनालिस्ट हैं जो कि ये कह रहे थे कि इंडिया ने रोल प्ले किया है टेंशन डिफ्यूज़ कराने के लिए। मतलब इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तो अपनी ही होती है ना, थ्योरी अपनी होती है। तो वो कह रहे थे कि इंडिया का रोल और इस तरह कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्योरली चाइना और बांग्लादेश की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ये जो रोल प्ले किया गया उसके बाद ये टेंशन डिफ्यूज़ हुए हैं। बांग्लादेश का बड़ा अखबार है अरावाड़ी, इन्होंने आज कुछ घंटे पहले रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश क्रेडिट्स चाइनीज़ इंटरवेंशन विद स्टॉपिंग म्यांमार बॉर्डर ब्लास्ट। इसमें वो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को कोट करते हुए अरावाड़ी वाले लिख रहे हैं कि वी टोल्ड म्यांमार एम्बेसडर बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, द बॉम्ब एक्सप्लोजन्स रिड्यूस्ड आफ्टर द चाइनीज़ वर इन्फॉर्म्ड। वो क्लियरली बांग्लादेश वाले खुद कह रहे हैं कि ये चाइना ने करवाया है। चाइना की इंटरवेंशन से बांग्लादेश और म्यांमार के टेंशन डिफ्यूज हुए हैं। अमेरिका की इंटरवेंशन नहीं हुई, इंडिया की नहीं हुई, रशिया की नहीं हुई, चाइना की हुई है। ये एक और प्रूफ आ गया आपके सामने कि इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बाकी सब मुल्कों से ज़्यादा है। अच्छा, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि म्यांमार से जब ये सारी कार्रवाइयाँ रोकने के हवाले से बातचीत हो रही थी ना चीन की, तो एक और चीन ने वहाँ पर उनको एग्री करवाया है कि रोहिंग्या की जो वापसी है उसको जल्दी शुरू करवाएं आप। पहले देखें अराकान आर्मी वाले बीच में ऑफर्स कर रहे थे बांग्लादेश को कि रखाइन स्टेट में हमारा रूल है, हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, हमारे पास वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो हम जो है वो रोहिंग्या को वापस लेकर उनकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाएंगे, सारा कुछ उनको देंगे। शर्त सिर्फ ये है कि आप हमारे साथ जो है वो ट्रेड भी और दीगर एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें, जो कि एक तरह से इनकी हुकूमत रखाइन स्टेट के अंदर उसको रिकगनाइज़ करने के बराबर होगा। अगर बांग्लादेश अराकान आर्मी के साथ किसी किस्म का ऑफिशियल लिंक स्टार्ट करता है, किसी किस्म का ऑफिशियल चैनल स्टार्ट करता है, तो ये उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करने की, इनडायरेक्ट हुकूमत है उनकी कई एरियाज़ में, तो ये उनको एक्सेप्टेंस देने के बराबर होगा, जो कि बांग्लादेश ने नहीं किया। इस पे बांग्लादेश इंटरेस्टेड था नहीं असल में। लेकिन अब चाइना की दूसरी बार इंटरवेंशन हुई है रोहिंग्या की वापसी के हवाले से और बांग्लादेश बड़ा कॉन्फिडेंट है कि अब ये मसला हल होने वाला है। तुर्की का बड़ा अखबार है अनादुलु एजेंसी, इन्होंने कल खबर लगाई है कि म्यांमार एग्रीज टू टेक बैक रोहिंग्या रेफ्यूजीज बांग्लादेश। फॉरेन मिनिस्टर मोमिन सेज चाइना टू फैसिलिटेट रिपाट्रिएशन प्रोसेस।
तो वहाँ मिलिट्री लेवल पर भी बॉर्डर एरियाज में लड़ाई रोकने के हवाले से चाइना आपको नज़र आया, मिलिट्री इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा नज़र आया, एज अ मैन प्लेयर वो वहाँ पर आपको नज़र आए। और यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रोहिंग्या का इशू हल करने के हवाले से इंडिया कहीं नहीं, अमेरिका कहीं नहीं, रशिया कहीं नहीं, चाइना इज़ देयर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीन का रोहिंग्या पे वही स्टांस है जो कि बांग्लादेश का स्टांस है। दोनों की यहाँ पर जो डिमांड है वो सेम है, चाइना की वही डिमांड है जो कि बांग्लादेश की डिमांड है। वो कह रहे हैं कि म्यांमार के ही सिटीज़न हैं रोहिंग्या वाले, चाइनीज़ कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं इनको वापस जाना चाहिए, दोबारा वहाँ अपनी लाइफ सेटल करें, और इनको जो है वो रिसोर्सेज देनी पड़ेंगे, सिक्योरिटी देनी पड़ेंगी ताकि वो वहाँ सेटल हो सके। ये चाइना का स्टांस है रोहिंग्या इशू पे। इंडिया का स्टांस अभी तक क्लियरली सामने नहीं आया वैसे, और ना ही इंडिया कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आता है इस हवाले से, रोहिंग्या इशू के हल के हवाले से। उल्टा इंडिया ने तो बल्कि अब क्या कहें, रोहिंग्या को इनके जो अनपढ़ जो इनके हिंदुत्ववादी मिनिस्टर हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे लोग मिनिस्टर बने हुए वहाँ पर। एक मिनिस्टर साहब ने इनके जो है वो रोहिंग्या को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर उन्होंने कहा कि इनको इंडिया पे आने से ही बैन लगाना चाहिए, इनको जो है 8-10 हज़ार उनको भी निकालो यहाँ से। तो वहाँ पर तो ये सूरत हाल है इंडिया के अंदर। ना अगले साल बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, एक कॉम्प्लिकेशन ज़रूर पैदा हो सकती है रोहिंग्या इशू में, और वो ये है कि अगले साल बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। बीएनपी हो सकता है वो और उनके जो इत्तेहादी हैं वो इसमें हिस्सा ना लें, मुमकिन है। अब ये देखना पड़ेगा लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन मौजूदा सेटअप के अंदर शायद वो ना लें, क्योंकि ये जो सेटअप है ना ये पूरी तरह से प्रो अवामी लीग है। इस निज़ाम में अगर इलेक्शन हुए तो इलेक्शन नहीं फॉर्मेलिटी होगी, और शेख हसीना गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए थे उनकी तरह बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीत कर पीएम बन जाएंगे, एक तरह से फॉर्मेलिटी है दैट। लेकिन इससे फिर डिस्टेबलाइजेशन बांग्लादेश के अंदर पैदा हो सकती है, इस बार हो सकती है। और ऐसे में रोहिंग्या की वापसी का सफ़र मेरा नहीं ख्याल कि इन इलेक्शन से पहले शुरू होगा। अगर शुरू हुआ भी तो बड़े महदूद पैमाने पे लो लेवल पर शुरू होगा, थोड़े से लोग हो सकता है कि वापस चले जाएं। जब ये इलेक्शंस हो जाएंगे और बांग्लादेश के अंदर चीज़ें सेटल डाउन होंगी ना, तब रोहिंग्या की वापसी का जो मरहला है वो फुल स्पीड के साथ शुरू हो सकता है। इलेक्शन से पहले मुझे नज़र नहीं आ रहा। नेवरदलेस ये जो मैंने बात की ना कि डिस्टेबलाइजेशन पैदा हो सकती है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ कि आने वाले इलेक्शंस बड़े क्रूशल हैं बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से, और अभी तक अवामी लीग की तरफ से किसी किस्म की कोई लचक दिखाने का उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। देखें बीएनपी वालों को और बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न्स हैं ये इस सिस्टम के अंदर, और उनके कई सारे कंसर्न्स वैलिड भी हैं। मतलब कई जगहों पे ऐसा लगता है जैसे इलेक्शंस हो ही नहीं रहे, कई तरह के ऐसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो, मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जो हैं उन्होंने भी लास्ट टाइम वाले इलेक्शंस में बड़े एतराज़ात उठाए थे। इंटरनेशनल लेवल पर भी क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि किस तरह के इलेक्शंस हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, ताकि बीएनपी वाले और दूसरी पार्टियां कम से कम इतना तो उनके पास स्पेस हो कि वो इलेक्शन में आने के लिए राज़ी हो जाएं। अगर मुकम्मल तौर पर इस तरह वन साइडेड इलेक्शन फॉर्मेलिटी के तौर पर कराने हैं तो फिर तो ये मिलिट्री जनता वाले जैसे 2023 में इलेक्शन करवाने के चक्कर में म्यांमार के अंदर, लेकिन दुनिया उनको नहीं मानेगी। यहाँ पर असल में इंडिया मान लेगा फौरी तौर पर, अवामी लीग की जब विक्ट्री होगी तो फौरी तौर पर इंडिया मान लेगा, और उसके साथ कई वेस्टर्न ब्लॉक के बहुत सारे मुल्क जिनके ऊपर इंडिया का असर है वो भी मान सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क भी हैं जो कि इस पर एतराज़ उठा सकते हैं। तो असल में यूँ लग रहा है कि मौजूदा जो सिस्टम है ना, मौजूदा सेटअप है, इसमें अवामी लीग का मुकाबला मुल्क के अंदर की जमातों से कम है और बाहर जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उनसे ज़्यादा है। उनको कन्विंस करवाना, उनको राज़ी कराना, ये उनके लिए सबसे बड़ा मेन चैलेंज होगा। लेकिन डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है मुल्क के अंदर। अपोजिशन की जो जमातें हैं वो यकीनन प्रोटेस्ट करेंगी और मुल्क जो है वो जैम भी कर सकती हैं। इसका हल निकालना पड़ेगा अभी बांग्लादेश को, बजाय इसके कि उस वक्त एंड टाइम पे बैठकर ये सारे बातचीत करें और कुछ का कुछ बन जाए। देखें ना, म्यांमार भी तो कभी स्टेबल मुल्क था ना, आज से 2-3 साल पहले, लेकिन इस वक्त देखें वहाँ पर क्या, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल टर्मोइल का नतीजा है। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना वो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से हुआ है। वहाँ पर एक इस किस्म की हार्ड किस्म की गवर्नमेंट थी, आ गई, और उनके फिर बाद में वहाँ की जो बाकी फोर्सेस थी, पॉलिटिकल फोर्सेस, उनके साथ मसाइल हुए पैदा और वो मिलिटेंट हो गए हैं सारे के सारे मसाइल। तो ये चीज़ें जो है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिर शुरू हो जाता है। ये काफ़ी मुमकिन है बांग्लादेश के अंदर भी, इसको फिर इस वक्त रोकना चाहिए। एज फार एज रोहिंग्या इशू इज़ कंसर्न, वो तो फिर इन इलेक्शंस के बाद ही उसका कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट टू द स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। स्टेबिलिटी होगी वहाँ पर तो ही इनकी जो वापसी है वो मुमकिन हो सकती है।